नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंच ऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वार्ष्णेय आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों आज एक बार फिर से लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी कि लोगों ने किस तरीके से कैसे कैसे अपने आप को सेटल किया, स्टेबलाइज्ड किया, कैसे कैसे उन्होंने खाना बनाना सीखा, खाना को ग्रो करना सीखा, उसकी क्रॉपिंग करनी स्टार्ट करी, फसल उगानी शुरू करी और लोग कैसे कैसे डेवलप होते गए। पहले हमने देखा था कि जहाँ लोग शिकार कर रहे थे जानवरों का, वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कि उसी तरफ लोगों ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया है। और तब उसी हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर लास्ट टाइम कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, तो मैंने इसलिए उसको क्रॉप कर दिया था कि इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से प्रस्तुत करूँगा। बात करते हैं हम आगे की। अब पीपल ने, जो वहाँ के जो लोग थे, वो समझ चुके थे, अपने चलो सेटल हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको एक अजीब सी बेचैनी स्टार्ट हो गई थी। बेचैनी ये स्टार्ट हो गई थी कि उनको यार लगा कि चलो हम एक जगह तो हम यहाँ पे तो स्टेबलाइज्ड हो चुके हैं, यहाँ पे हम सेटल हो चुके हैं, लेकिन और जगहों पे क्या हो रहा है, हम और भी जगह भी तो देखें कि और जगहों पे क्या हो रहा है। तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू कर दिया, यानी कि पीपल स्टार्ट टू मूव। लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। अब जब एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो बीच में मुश्किल तो पड़ेंगी, कठिनाइयाँ पड़ेंगी। अब वो कठिनाइयाँ क्या क्या पड़ी थी उनके सामने, आप एक बार नोट करते चलें। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहाड़ियाँ, लोगों के सामने पहाड़ियाँ आई, लोगों के सामने नदियाँ आई, लोगों के सामने रेगिस्तान आए, लोगों के सामने और क्या आया, समुद्र आए। तो इन चीज़ों पे से गुजरना जो था ना, टोटली अगर हम कहें कि इन लोगों इस पे सब पे से गुजरना जो था, वो बहुत मुश्किल सा था। इतना आसान नहीं था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब इसका लोगों ने मूव करा, ठीक है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट था वो क्या मिला, लोगों को नतीजा क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि लोगों को एहसास हुआ कि यार जब मतलब हम, ये हमारा संस्कृति हमारी ये थी, यहाँ पे आगे चलते चलते ये हो गया, हम ये खाते थे, अच्छा यहाँ पे अब ये खाना है, हम ये पहनते थे, वो मान लीजिए अगर वो केवल छाल पहनते थे तो लोगों ने आगे चल चल के धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा लोग ऐसे चलते हैं तो हम ऐसे चलेंगे, लोग पैर झुक के चलते थे अब हम सीधे चलेंगे। तो ये सब चीज़ें देखने में, यानी कि जो हमारा जो देश था, यानी कि जो मतलब हम कहें कि हमारी जो संस्कृति थी या हमारे जो देश के लोग थे, जब लोगों ने स्टार्ट किया तो उनमें थोड़ी समझदारी आ गई, थोड़ा एनरिचमेंट आ गया, अगर इंग्लिश में बोलें तो। ठीक है। अब एनरिचमेंट में क्या क्या चीज़ें आ गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनरिचमेंट में लोगों ने ये भी देखा कि जो उस टाइम के जो हथियार थे, अब औजारों का नया रूप देखा उन्होंने, पत्थर से बने हुए औजार देखे थे। ठीक है। संगीत का नया तरीके से बजना, नया तरीके से पेश आना देखा था। अच्छा खाने की भी वैरायटी देखने को मिली थी, मतलब जैसे वो मान लीजिए अगर वो कच्चा खाते थे तो आगे चल के उन्हें पका हुआ खाना मिलने लगा, बढ़िया स्वादिष्ट, यानी कि फूड में वैरायटी आने लगी थी और लोग बनाना भी सीख रहे थे। तो ये सब चीज़ें लोग सीख रहे थे। क्या क्या देखने को मिला, लोगों को अपनी संस्कृति देखने को मिली कि हमारी क्या संस्कृति है। लोगों ने खाना सीखा, खाना बनाना सीखा, पहनना सीखा, लोगों ने चलना सीखा, लोगों ने पत्थर के औजार देखे, पत्थर के औजारों पे देखा, संगीत का नया तरीका देखा, नया रूप देखा। संगीत को तो वो जानते ही नहीं थे, संगीत देखा, सबसे पहली बात तो संगीत को सुना और खाना बनाना सीखा। लोग इतना डेवलप अपने आप को कर चुके थे उस टाइम तक। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी, इतना
मुश्किल था चीज़ों को, लेकिन उस बीच में उन्होंने जाते जाते एक जगह से दूसरी जगह पे जाते जाते उन लोगों ने इन सब चीज़ों को फेस किया। ठीक है। अब अब आप ये कहेंगे कि सर ये हमने देख लिया, ये पीपल रह भी रहे थे, अच्छा रह रहे थे तो चलो इनमें पता नहीं क्या खुजली हुई, क्या बेचैनी हुई कि इन्होंने अपनी बसी बसी जगह छोड़ दी, आगे चले गए। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी कोई बसी बसी जगह जो है वो क्यों छोड़ेगा? अरे हम आपसे कहें कि आप अपना घर छोड़ दो, तो आप अपना घर क्यों छोड़ोगे? बताओ। जो सोच आपकी रहेगी वही सोच उसी टाइम के लोगों की थी। मैं बताता हूँ आप क्यों छोड़ोगे। आप दो कारण आपके मेन हो सकते हैं। मेन क्या? यदि आपके शहर में आपका जीवन यापन नहीं चल रहा होगा, आपको किसी से खतरा होगा, तो आप अपना घर छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपसे जैसे कह दिया जाए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि सूखा पड़ने वाला है या फिर बाढ़ आने वाली है या सुनामी आने वाली है या मौसम बहुत तगड़ा वाला तूफान आने वाला है, तब आप अपना घर छोड़ेंगे। यानी कि दोनों तरीके से देखा जाए तो आपदा से बचने के लिए। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इन्होंने यात्रा शुरू क्यों की, यात्रा शुरू क्यों की, तो इसका कारण आपदा से बचने के लिए। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो अप्राकृतिक आपदा हो। प्राकृतिक आपदा से मतलब मेरा जैसे कि सूखा पड़ जाना या बाढ़ का आना, ये तो प्राकृतिक हो गई। अप्राकृतिक यानी कि जैसे कि अ, जिंदगी जीने के लिए, या अब आपके मान लीजिए आपका जीवन यापन नहीं हो रहा है, मान लीजिए उस टाइम पे क्या होता था कि अब जैसे पहले के टाइम पे मैं बात करूँ नर्मदा नदी के आसपास, कि वहाँ पे लोग फल या पेड़ पौधे खा के जिंदा रहते थे। अब लोगों ने सब कुछ खा लिया, ना वहाँ पे फल है ना वहाँ पे पेड़ है, तो लोग क्या खाएंगे? अपना पेट कैसे भरेंगे? तो उन्होंने अपना पेट भरने के लिए वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। ठीक। तो ये आ गया अप्राकृतिक में। अब ये तो पहला कारण रहा। अब क्या था कि उस टाइम के कुछ आदमी जो थे, वहाँ के उस टाइम के जो कुछ आदमी थे, ये आपके सब एनसीईआरटी में नोट है। ये सब कुछ मैं मानता हूँ लगभग आपका 7-8 पेज की पूरा चैप्टर है ये, जो कि मैंने आपको लगभग 2 पेज में मैंने आपके नोट्स बनवा दिए। और ऐसे लिखेंगे ना तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जो बस आपको कुछ एक नज़र मारनी होती है, आप पढ़ना है और डायग्राम बनाते चलेंगे तो बिल्कुल सब कुछ याद होता चला जाएगा। उस तो उसमें क्या था, वहाँ के जो कुछ लोग थे वो उस टाइम की जो आर्मी होती थी, आर्मी के साथ मिलकर लोगों की ज़मीन हड़पते थे। लोगों की ज़मीन हड़पने के लिए वहाँ से प्रस्थान करने लगे थे। तो आर्मी के साथ मिलकर लोगों की ज़मीन हड़पने हेतु, मैंने और शॉर्ट में लिख दिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें, और भी शॉर्ट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी लैंग्वेज में लिखें। ठीक। तीसरा क्या कारण था? लोगों ने, और लोग समझदार हो रहे थे, लोगों को ये लग रहा था कि यार हम कुछ करना चाहिए। जैसे पशुपालन की समझ आई, जैसे लोगों में पशुपालन करेंगे तो उसमें क्या था, अब लोगों ने अपना व्यापार करने के लिए विचार किया कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें कुछ पैसे मिलें। तो पैसे कमाने के लिए लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना स्टार्ट करा। तो क्या लिख सकते हैं हम तीसरा कारण? पैसे कमाने हेतु। अब पैसे कमाते कैसे थे वो, कि औजारों का व्यापार करने जाते थे, औजारों का व्यापार करते थे, और जो बहुमूल्य चीज़ें थीं वो अपने पालतू जानवरों के ऊपर भर के ढो के बहुमूल्य चीज़ें लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। किस पे? पालतू जानवरों के ऊपर रख कर। ठीक। तो कुछ कुछ पॉइंट ये हैं, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है
ये बहुत ही मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैंने देखा था कि ज़्यादा वो लगा हुआ था इस पे मार्क। उस टाइम पे धार्मिक गुरु होते थे, रिलीजियस टीचर, जो लोगों को गाँव में जा जाकर रोक रोक कर बताते थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मतलब जागरूक करते थे। उस टाइम पे जो भी धार्मिक गुरु होते थे, तो एक तरीके के ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो जो कारण आता है, चौथा कारण, वो है कि धार्मिक गुरु के रूप में। ठीक है, तो ये एक हमारा एक ओवरव्यू था पूरा कि लोगों ने मूवमेंट चालू करी। जब हम देखते हैं कि लोगों ने मूवमेंट चालू किया, तो क्या कारण था उनका, पहले तो मूव किया, फिर मूवमेंट से क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या पूरा ओवरऑल क्या क्या चीज़ें उनकी आई, ये सब। ठीक है, अब आई मूवमेंट किया, लेकिन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, ये हमने देख लिया कि भाई आपदा से बचने के लिए, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो अप्राकृतिक हो, या फिर आर्मी के साथ ज़मीन हड़पने के लिए वहाँ पे लोग चाहते थे। लोग समझदार हो रहे थे ना, तो उनको चाहते क्या ये ज़मीन मेरी होनी चाहिए, तो ज़मीन हड़पने हेतु, फिर पैसे कमाने के लिए। फिर चौथा था धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु होते थे उस टाइम के कि वो भाई लोगों को समझाएं, लोगों को जागरूक करेंगे, भाई अब आप समझदार हो रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो ये सब कुछ था। अब एक चीज़ और थी, जैसे कि अभी फ़िलहाल मेरे पास इंडिया का मैप नहीं है, मैं एक ऐसे ही थोड़ा सा डायग्राम के रूप में बनाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा उस पर मत जाइएगा, और जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा जाइएगा। ऐसे ही बना दे रहा हूँ मैं बस। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे हिमालय आ गया, ठीक है, यहाँ गारो और हिल्स आ गई, और यहाँ विंध्यास आ गया सेंट्रल में, यहाँ इंडस आ गई, और यहाँ ऊपर किरथार और सुलेमान आ गए, ये पूरी ग्वालियर रेंज आ गई, पूरी हिल्स की रेंज आ गई, इधर गंगा आ गई। तो आप ये देखिए, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी लिख दे रहा हूँ मैं। तो आप देखिएगा कि इंडिया में आने की जो एक जगह है वो कहाँ से है, यहाँ से चारों तरफ से पानी पानी, ठीक है, यहाँ हिमालय, यहाँ पूरी पहाड़ी रेंज। तो जो इंडिया से जो आने की जो जगह थी, अगर हम बात करें वे ऑफ लैंड, ज़मीनी रास्ता, तो वो केवल इधर तरफ से ही, इसकी तरफ से था, और कहीं से कोई नहीं आ सकता था जो बाहर के देश के थे, ठीक है। और इनको ये जो बनी हुई हैं ये लाइनें, ये नेचुरल फ्रंटियर्स में आ जाती थी, यानी कि प्राकृतिक सीमाएं। नेचुरल फ्रंटियर्स यानी कि प्राकृतिक सीमा, ये प्राकृतिक सीमा ही है। देखिए, ये भी प्राकृतिक ही है, कोई इससे नहीं आ सकता, ये भी हिमालय प्राकृतिक ही है, कोई अप्राकृतिक तो है नहीं। ये भी हिल्स बनी हुई है, इसमें से भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो इंडिया में आने का जो तरीका था वो केवल इन्हीं जगहों से था। भारत में मुश्किल वाला तरीका जो था वो अरब सागर से नहीं था, ठीक है, ज़मीनी से ही था, वो भी गारो सॉरी सुलेमान और करथार के रेंज से ही वो लोग आ सकते थे, जो ग्रीस में और क्या कहते हैं ईरानियन जो थे, जो दूसरी साइड के लोग थे, वो यहीं से ही आ सकते थे बस। तो मेरी ये बात आपको समझाने की कोशिश कर दी, मैंने आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और, जो कि जब जब यहाँ से किसी ने घुसने की कोशिश की है ना, तब तब यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, और उसका असर हमारे इंडिया में आने का मिला है। कुछ ना कुछ असर इंडिया में देखने में ज़रूर मिला है। कोई सी बात आगे बात करेंगे इस बात पे कि कौन कौन आए थे, कैसे कैसे क्या असर देखने को मिला था। तो ये चीज़,
ठीक है। अब जब ग्रीक्स के और ईरानियन लोग जब आए थे, ईरानी लोग और ग्रीक के लोग यहाँ पर आए थे इंडिया में, हमारे देश में, तो उन्होंने हमारे देश को, हमारी भारत भूमि को दो जगहों में बांट दिया था। दो जगहों में बांट दिया था। अब वो दो जगह कौन कौन सी थी, अब वो उसका थोड़ा सा मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो जगह जो थी, जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंड है, हमारी भूमि है, ठीक है। इन्होंने दो जगह बांट दिया। दो जगह कैसे बांटा? एक का नाम रख दिया था इन्होंने इंडिया, और एक का नाम था भारता, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। भारता ए भी ऐड है, ठीक है। ये भारता एनसीईआरटी में मेंशन है ये। अब क्या हुआ था, आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो इंडस से लिया गया है, इंडस रिवर से, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं उसको सिंधु। संस्कृत में इसको कहते हैं सिंधु, ठीक है। और जो ग्रीक्स के और जो ग्रीक और ईरानी लोग जो थे, वो इसको क्या कहते थे, हमारे देश को, उनकी लैंग्वेज में अगर हम कहें, क्योंकि वो बहुत, जो इंडस रिवर है ना, उससे बहुत फैमिलियर थे, बहुत मेल जुलाव उनका मिला हुआ था। तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज में, जैसे जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई अंग्रेज आ जाए तो वो अपना कुछ नया नाम दे देता है ना, कोई मान लीजिए हम उसको कुछ कहेंगे तो वो बोलेगा वही जो हमारा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हमें सुनाई कुछ और ही देगा। तो जो ग्रीक के और यूनानी लोग जो थे, वो हमारे इंडस को वो इंडोस बोलते थे, हिंदोस और इंडोस, ठीक। ये पता चली हमें एक बात। और दूसरी बात, जो इंडस रिवर के उत्तर पूर्वी दिशा में रहते थे, जो इंडस रिवर के उत्तर पूर्वी दिशा में रहते थे, इंडस रिवर के उत्तर पूर्वी में रहते थे, उन्होंने उस भूमि को इंडिया का नाम दिया। समझ रहे हैं आप? ये बात थी इंडिया की। अब बात करते हैं भारत की। भारत में क्या था कि इसको जो इसको क्या कहा जाता था, यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा में जो लोग रहते थे, जो ग्रुप रहता था, वहाँ पे उनके लिए यूज़ किया जाता था प्रॉपरली। और उत्तर पूर्वी दिशा में रहने वालों के लिए। और इसका भारत का जो विवरण है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में आपको भारत का विवरण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में आपको भारत का विवरण मिलेगा। और कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, यूज टू कंट्री, कुछ समय बाद इसको एक देश के नाम में कन्वर्ट कर दिया। कुछ समय पश्चात वहाँ के लोगों ने कुछ समय पश्चात वहाँ के लोगों ने, और राइटिंग मेरा ख़राब आ रहा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। लोगों ने एक देश के नाम में कन्वर्ट कर दिया, देश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली। अब क्या था कि आप कह रहे हैं कि ठीक है सर, आपने इतनी चीज़ें हमें बता दी,
अब जैसा आप कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर रहते थे, ये खाते थे, इन्होंने मूवमेंट शुरू करा, ठीक है, लेकिन क्या था कि ये हमें पता कैसे चलेगा सर कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ का जो हम पता लगा सकते हैं, सोर्स, हाउ टू नो सोर्स, तो उसका जो है वो 3 रास्ते हैं, 3 वेज ऑफ सोर्सेस। 3 वेज ऑफ सोर्सेस। पहला, ये सब कुछ एनसीईआरटी में आपका मेंशन है, मेरे हिसाब से चलेंगे तो तैयारी आपकी एकदम बढ़िया होती चलेगी। 3 वेज ऑफ सोर्सेस, पहले बात करते हैं। मैं ऐसे ही इस पे ही बात करता हूँ पहले ही। पहला सोर्स है आपका मनुस्क्रिप्ट, इंग्लिश में बोले तो मनुस्क्रिप्ट, और हिंदी में बोले तो हस्तलिपि, यानी कि हाथों से लिखे हुए लेख, हैंड फॉर लेख, ठीक है। नाम से पता चल रहा है जो हाथ से लिखा हुआ लेख होगा उसे मनुस्क्रिप्ट लिखे कहते हैं। ये हस्तलिपि जो होती थी ये उस टाइम पे किस पे लिखी होती थी, तो वो लिखी हुई होती थी पाम लीफ पर। पाम लीफ होती है उस पर लिखी हुई होती थी ये, ठीक। अच्छा, इस लीफ पर, ठीक है सर, लिखी हुई होती थी, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई होती थी। लैंग्वेज वहाँ पे उस टाइम पे 3 लैंग्वेज मेनली होती थी। एक होती थी संस्कृत, एक होती थी तमिल, और एक होती थी प्राकृत भाषा। समझ रहे हैं, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में और प्राकृत भाषा में। और क्या क्या लिखा होता था सर उसमें, मतलब किसके बारे में लिखा होता था। संस्कृत में लिखा होता था, तमिल में लिखा होता था, प्राकृत भाषा में लिखा होता था, लेकिन सही है, लेकिन किस चीज़ के बारे में लिखा होता है उस टाइम पे, ये तो थोड़ा बताइए। तो बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल। उस टाइम पे जो लिखा होता था वो लिखा होता था धार्मिक विश्वास के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में लिखा होता था। और आपका लिप्स ऑफ किंग, यानी कि राजाओं का रहन सहन कैसा होता था, राजाओं का रहन सहन, नाटक के बारे में लिखा होता था, कविताएं होती थी, और दवाइयों का ज्ञान होता था, विज्ञान की नॉलेज होती थी, विज्ञान का ज्ञान, दवाइयों का ज्ञान, और प्लेज होते थे, नाटक में बता चुका हूँ आपको, कविताएं होती थी। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज उन पाम लीव्स पर देखने को मिलती थी। अच्छा, एक चीज़ बहुत गलत हुई इन लोगों के साथ, ये जो सारा हमें हस्तलिपि जो है, इन सब के साथ बस एक चीज़ बहुत गलत हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक पत्ते पर लिखी हुई थी। जब पत्ते पे लिखे हुए जो साक्ष्य होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। हालांकि कुछ हस्तलिपियाँ हैं अभी मौजूद, किंतु किंतु अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। किंतु अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। कोई कीड़े खा गया, या कीड़े खा सकते हैं नॉर्मली, या वो उस पर अनशोर्ड हो गया है, उस पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें उस मनुस्क्रिप्ट द्वारा, यानी कि हाथ के लिपि द्वारा इन चीज़ों को देखने को हमें मिलता है। अब दूसरा पॉइंट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होता है शिलालेख। नाम से ही पता चल रहा होगा, शिला क्या होता है, किसी पत्थर पर लिखा हुआ लेख, शिलालेख। नाम से पता चल रहा है कि अगर पत्थर पर लिखा होगा तो उसका जो सरफेस होगा, जो उसका जो जिस पर हम लिखेंगे उसका बहुत ही हार्ड होगा, यानी कि ये बहुत ही हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, बहुत ही कठोर सरफेस पे लिखा जाता है। जैसे कि स्टोन है, पत्थर है, या मेटल का है,
किसी धातु का है, तो उस पे हमें ये लेख देखने को मिलते हैं। अब इन लेखों में क्या देखने को मिलता था, जैसे कि इसमें तो हम बता दिया कि राजाओं का रहन सहन, नाटक, कविता, दवाइयाँ, इसमें देखने को मिलता था राजाओं के आदेश। और राजा के जो आदेश होते थे वो राजा इस पे क्यों लिखता था? राजा इसलिए लिखता था कि ताकि वहाँ के लोग जो हैं उसको देखें, पढ़ें और माने, यानी कि उसका आदेश का पालन करें। वो राजा वहाँ का ये चाहता था कि राजा का जो आदेश आता था वहाँ का देखें लोग, पढ़ें और माने, और अपनी युद्ध की विजेताओं का लेख, मतलब अपनी जो युद्ध जीतता था वो उनको लिख लिख के वो पूरा एडवर्टाइज करता था कि यार देखो मैंने ये युद्ध जीत लिया है, मैंने युद्ध ये जीता है। उसका युद्ध की विजेताओं का लेख वो लिखता था। चौथा क्या होता था? चौथा, एक आपके अभी फिलहाल इसमें 6th क्लास में नहीं है, वो 7th क्लास में एक शिलालेख है, एक इंस्क्रिप्शन है जो कांधार नाम से है, कांधार शिलालेख, जो कि प्रेजेंटली अभी अफगानिस्तान में है। कांधार लेख जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, वर्तमान में अफगानिस्तान में, जिसका नाम कांधार है और जिसको किसने लिखा था? अशोका ने इसको लिखा था। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, मनुस्क्रिप्ट समझ में आ गया, इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजी बोले तो पुरातत्विद। इसमें क्या करते थे? जो हिस्टोरियंस होते थे, हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार जो होते थे वो करते थे, खुदाई करते थे। खुदाई करके उनको क्या मिलती थी? पहले मिलती थी हड्डियाँ मिलती थी, जिससे कि वो पता लगाते थे जानवरों के बारे में। और हड्डियाँ जो मिलती थी वो मिलती थी उनको जानवरों की, जिससे वो पता लगाते थे कि उस टाइम पे कौन कौन से जानवर होते थे, दूसरा और क्या मिलता था खुदाई में? दूसरा मिलते थे उनको औजार मिलते थे। उस टाइम के कि लोगों ने किस टाइप के हथियार गाड़ दिए, है ना, किस टाइप के हथियारों का यूज़ होता था। तीसरा मिलता था उन्हें बिल्डिंग मटेरियल, कि किस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता था, क्योंकि उस टाइम तक आते आते हम देखेंगे आगे कि लोगों के महल राजपाट बनने चालू हो गए थे। तो उस टाइम पे उन लोगों ने किस तरीके का अपना मटेरियल यूज़ किया था, बिल्डिंग मटेरियल, जैसे ब्रिक्स है, सैंड है, ये ईंट पत्थर चूना सीमेंट सब, रेता वेता, ये सब कैसे कैसे मिला था, किस किस क्वालिटी का बनना चालू हुआ था, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती है आर्कियोलॉजी में। अब ये सब चीज़ें जैसे जैसे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो मनुस्क्रिप्ट में आप आगे देखेंगे ये चीज़, खैर अभी तो ये नहीं है। मनुस्क्रिप्ट में ये देखा जाता है कि उसमें जो लेटर साइन होते थे और उसके लिए उसे पढ़ना तथा बोलना पड़ता था। जो आपका मान लीजिए उसमें जो मनुस्क्रिप्ट में अगर कुछ वर्ड दे रखा है तो उसके लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज में होते थे मनुस्क्रिप्ट, उसमें लेटर साइन होते थे तथा उसके लिए उसे पढ़ना तथा लिखना पड़ता था अगर आप कुछ मनुस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो, जिसे तब भाषा कहा जाता था। तो आज हमने अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक चीज़, एक एक नोट समझ में आया होगा और आपने एक एक चीज़ नोट भी करी होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसे करें ताकि आपकी तैयारी और दिन प्रतिदिन बढ़िया होती जाए और आप सफलता हासिल कर सकें।